बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डी डॉलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये सीएसएस के करंट अफेयर्स का एक लेक्चर है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको डी डॉलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाए, पूरी तरह समझ आ जाए। तो डी डॉलराइजेशन क्या है? जब भी डिक्रीज होगा डॉलर के यूज़ में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए या सेविंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, इसको डी डॉलराइजेशन कहते हैं। यानी अगर दुनिया से डॉलर का यूज़, डॉलर एज अ करेंसी, डॉलर का करेंसी के तौर पे जो यूज़ है वो कम हो जाए ट्रांजैक्शंस में, यानी जो ट्रेड की ट्रांजैक्शंस होती हैं दो कंट्रीज़ के दरमियान, या सेविंग्स में, या इन्वेस्टमेंट जैसे करते हैं कंट्रीज़ वो डॉलर की बजाय किसी और तरीके से करें, मिसाल के तौर पे युआन के ज़रिए वो इन्वेस्टमेंट करें, तो इसको डी। अब सवाल ये है, वाई डू वी यूज़ डॉलर एज एन इंटरनेशनल करेंसी? हम इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे डॉलर को यूज़ क्यों करते हैं? तो उसका जवाब है, एक फिनोमिना को अंडरस्टैंड करके हम इस सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं। जो भी कंट्री जब किसी एरा के अंदर मजबूत तरीन कंट्री होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है दुनिया के अंदर, वो रूल्स बनाता है दुनिया के, जिससे दुनिया रन की जाएगी। जो भी कंट्री किसी एरा के अंदर जो मजबूत होता है, मिलिटरीली मजबूत होगा या फाइनेंशियली मजबूत हो और उसकी बहुत ज़्यादा पावर हो, दूसरे उससे डरें, तो वो क्या करता है, वो दुनिया के रूल्स बनाता है। इन रूल्स को वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं। पास्ट के अंदर नीदरलैंड एक पावर हुआ करता था, माजी में नीदरलैंड भी एक पावर हुआ करता था। उस वक्त नीदरलैंड की जो करेंसी थी, जिसको जिल्डर बोलते हैं, वो इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होती थी। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि ग्रेट ब्रिटेन ने नीदरलैंड को हरा दिया और नीदरलैंड के हारने के बाद जो ग्रेट ब्रिटेन था उसका पाउंड दुनिया की बेहतरीन करेंसी के तौर पर, यानी जैसे हम आज डॉलर को देखते हैं, एक वक्त में पाउंड का इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हुआ करता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है भाई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बरतानिया है इसकी पावर क्या हो जाती है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है भाई? ये जो बरतानिया है इसकी पावर क्या हो जाती है? वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ये दो वर्ल्ड वॉर्स में इसका बजट का डेफिसिट हो जाता है, इसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये कोलैप्स कर जाता है। बरतानिया के बाद जो राइजिंग पावर है वो बन जाता है अमेरिका। अमेरिकन्स क्या करते हैं, वो ब्रिटेन वुड का इनकार करवाते हैं कि दुनिया का वर्ल्ड वॉर टू के बाद कौन सा नक्शा होगा, फाइनेंशियल अरीना में कौन सा नक्शा होगा। तो 41 स्टेट्स यहाँ पे क्या होती हैं, वो ब्रिटेन वुड में पार्टिसिपेट करती हैं और यहाँ से आगाज़ होता है डॉलर की डोमिनेंस का। अब होता यह है कि डॉलर जो है उसके साथ फिक्स्ड रेट से दूसरी करेंसीज को जोड़ दिया जाता है। डॉलर से पूरी दुनिया की करेंसीज को जोड़ा जाता है और डॉलर को जोड़ा जाता है गोल्ड के साथ, और $35 का एक ऑन्स रखा जाता है एज अ क्राइटेरिया के तौर पे। यानी $35 यूनाइटेड स्टेट्स छाप सकता है अगर उसके पास एक ऑन्स गोल्ड पड़ा हो और वो दुनिया में सर्कुलेट कर सकता है। मगर 1970s में अमेरिका को ये लगा कि उसके गोल्ड्स ख़त्म हो जाएंगे और उसके पास इतने गोल्ड नहीं है कि जितने उनको चाहिए, डॉलर चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इस रेट को ख़त्म कर दिया, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को ख़त्म कर दिया और डॉलर का जो कनेक्शन है गोल्ड से वो भी ख़त्म कर दिया और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लेके आए। जैसे मिसाल के तौर पे आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो करेंसी है उसकी वैल्यू डॉलर के विस क्या होती रहती है, वो कामयाब ज़्यादा होती रहती है। तो इस तरह से डॉलर की डोमिनेंस और एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया वर्ल्ड वॉर टू के। अब डॉलर क्यों इंटरनेशनल करेंसी बना? वही बात है कि जो यूएस था वो एक ग्रेट इकोनॉमिक पावर के तौर पे वर्ल्ड वॉर टू के बाद उभरा। उसकी मिलिट्री हेफ्ट भी बहुत ज़्यादा था, उसकी मिलिट्री पावर का भी कोई तोड़ नहीं था। इस वजह से इसने एक सिस्टम बनाया जिसको स्विफ्ट बोलते हैं। इस सिस्टम के ज़रिए से आप चंद मिनटों में पेमेंट कर सकते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के डिस्प्यूट्स की, बाकी ट्रेड की, इन्वेस्टमेंट की, आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं इस सिस्टम के तहत विद ईज़ के साथ। और इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है इस स्विफ्ट सिस्टम में। इस वजह से अमेरिकन जो हैं उन्होंने क्या किया, वो अपना डॉलर लेके आए और उनका डॉलर जो है वो मकबूल हो गया। उसके साथ साथ डॉलर
को इंटरनेशनल करेंसी के, क्योंकि बहुत सारे जो कंट्रीज थे उन्होंने ऑयल की ट्रेड डॉलर्स में करना शुरू कर दी। इसको हम पेट्रो डॉलर एम्पायर भी बोलते हैं। उस वक्त 80% ट्रेड जो थी वो ऑयल की वो डॉलर्स में की जाती थी। अब याद रहे कि एक सवाल है कि वो कौन सा एडवांटेज है जिससे इंटरनेशनल करेंसी डॉलर का एज इंटरनेशनल करेंसी होने से कौन सा एडवांटेज अमेरिका को होता है। तो सबसे पहले अमेरिकन को इंपोर्ट्स की कोई फिक्र नहीं होती। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के पास अगर डॉलर्स कम हो जाएं तो पाकिस्तान को लाले पड़ जाते हैं उन्होंने इंपोर्ट्स को कैसे लेके आना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप किसी मुल्क से कोई इंपोर्ट मंगवाते हैं तो आपको डॉलर में पे करना पड़ता है। और पाकिस्तान डॉलर सिर्फ एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के कमा सकता है या रेमिटेंसेस के ज़रिए से कमा सकता है। मगर अमेरिकन को डॉलर की इंटरनेशनल करेंसी होने की वजह से ये मुश्किलात का सामना नहीं होता, क्योंकि वो किसी भी वक्त अपने स्टेट बैंक को कह के डॉलर को मार्केट में छपवा के डलवा सकता है। तो इस वजह से डॉलर का एज एन इंटरनेशनल करेंसी होना ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बहुत ज़्यादा पावर देता है। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंटरनेशनल सिस्टम में डॉलर के इस्तेमाल की वजह से एक ऐसी पावर रखता है जिससे वो किसी भी कंट्री को सैंक्शंस लगा सकता है। उस सैंक्शन से किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो देखते ही देखते बदहाली का शिकार हो सकती है। मिसाल के तौर पे हमने देखा कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस अमेरिका ने लगाई हुई हैं और उसे स्विफ्ट सिस्टम से बाहर रखा हुआ है, इसके साथ जिसकी वजह से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इसके साथ साथ रशिया के ऊपर यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिकन ने क्या किया, अमेरिकन ने सैंक्शंस लगा दी। वेनेजुएला के भी इसी सैंक्शंस का शिकार है। क्या डी डॉलराइजेशन शुरू हो चुकी है? तो उसका जवाब ये है, हाँ जी। ब्रिक्स जो स्टेट्स हैं यानी ब्राज़ील, रशिया और साउथ अफ्रीका, ये स्टेट्स जो हैं इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसको ब्रिक्स बोलते हैं और ये G7 के अगेंस्ट काम करता है। इन्होंने स्टेट किया है कि वो अपनी एक करेंसी बनाएंगे, उस अपनी एक कॉमन करेंसी का इस्तेमाल करेंगे इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे डॉलर की बजाय। इसका मतलब है कि दुनिया के 3 बिलियन लोग अपनी ट्रेड को डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में करेंगे। इससे क्या होगा, इससे अमेरिकन को बहुत परेशानी होगी और डी डॉलराइजेशन का अमल स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ दुनिया के बड़ी बड़ी फिल्म्स के जो CEO हैं उनको डॉलर्स पे एतमाद होना कम हो गया है और वो अपने रिजर्व्स को गोल्ड में रिस्टोर करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि डी डॉलराइजेशन बिगिन हो गया है। क्यों बिगिन हो गया है? क्योंकि डॉलर के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस, स्पेशली जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो कम होता जा रहा है। इसी तरह से डॉलर की परसेंटेज एज ए रिजर्व करेंसी वो भी 1970 के बाद कम होना शुरू हो गई है। 1970 में 80% रिजर्व्स, दुनिया के रिजर्व्स डॉलर्स में थे, मगर आज ये सिर्फ 59% के करीब रह गए हैं। इसके साथ साथ जो एशियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने जापान के कहने पे एशियन मॉनेटरी फंड यानी एशिया का एक अपना मॉनेटरी फंड जो कि युआन में कर्जे दिया करेगा, युआन में पैसे दिया करेगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, वो बनाने की तजवीज़ दे दी है और उसके ऊपर अमल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि पास में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डॉलर्स देता है, मगर अब एशियन मॉनेटरी फंड लोकल लेवल के ऊपर युआन दिया करेगा ताकि कोई भी कंट्री इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट की सूरत में युआन का इस्तेमाल करके इंपोर्ट कर सके। इसके साथ साथ 41 मुल्कों के साथ कम से कम चाइना ने बायलैटरल डील की है जिससे वो ये चाहता है कि पेट्रो डॉलर रिजीम टूट जाए और उसने डॉलर के अलावा बायलैटरली ट्रेड के दौरान युआन के इस्तेमाल के ऊपर गौर करने का कहा है। तो इससे क्या होगा, चाइना ने पेट्रो डॉलर रिजीम को तोड़ने के लिए मिडिल ईस्ट की स्टेट को कहा है कि हम आपस में ट्रेड युआन में करेंगे डॉलर की बजाय, यानी ऑयल की जो खरीदो फरोख्त है वो युआन में करेंगे। इससे ये साबित होता है कि डी डॉलराइजेशन का अमल बड़ी तेज़ी से स्टार्ट हो गया है। उसके साथ साथ 7.92 ट्रिलियन ट्रेड सेटलमेंट्स युआन के थ्रू हुई हैं हाल ही में, यानी एक बहुत बड़ा ट्रेड के जो सेटलमेंट का हिस्सा है यानी 7.92 ट्रिलियन वो क्या हुआ है, वो युआन में हुआ है। इसका मतलब है कि युआन का एज अ करेंसी के तौर पे यूजेज राइज होता जा रहा है और डॉलर का कम होता जा रहा है। इसका मतलब है डी डॉलराइजेशन बिगिन कर चुकी है। इसके साथ साथ चाइनीज़ ने एक और काम किया है, अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए उन्होंने CIPS सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। इसका मतलब है कि डी डॉलराइज।
अगर आपको ये डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट समझ आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह।